गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार स्वस्थ होगा। जैसे कि एसएससी से रिलेटेड हमारी एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिससे सीजीएल, सीटीसीएल, एमटीएस इसी से रिलेटेड। तो मैंने एक क्लास अटेंड की है, कल कुछ टेक्निकल इशू था इसीलिए क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारत में पहला संविधान का चुनाव कब हुआ था? इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? 1947 में, ये 46 में, 49 में, 48 में, किस में हुआ था? तो इसका आंसर होगा 46। 46। ठीक है। अब एक इसमें फैक्ट्स है, जैसे संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी? संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी? तो वो की थी एम एन रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय। किसने की थी? मानवेंद्र नाथ रॉय। और सबसे पहले पार्टी कौन सी थी? तो वो थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। और अगर व्यक्ति कौन थे, एक तरह से सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे, व्यक्ति में आएंगे महात्मा गांधी। संविधान की मतलब संविधान की मांग सबसे पहले किसने की? संविधान की मांग सबसे पहले किसने की थी? व्यक्ति में आएंगे महात्मा गांधी जी। और मानवेंद्र नाथ ने कब की थी? ये भी याद रखना, 1934 में। कब? 1934 में। इनको हम शॉर्ट में एम एन रॉय भी कहते हैं, एम एन रॉय, एम एन रॉय। और इसके बाद कुछ और कैबिनेट की पहली बार मांग, वही संविधान सभा की पहली बार मांग मानवेंद्र नाथ ने। और कैबिनेट की इस वजह से भारत में 3 सदस्य कब आए थे? जैसे भारत में 3 सदस्य आते हैं, क्रिप्स मिशन भारत आता है। भारत में कौन आता है? क्रिप्स मिशन। तो उस समय पे क्रिप्स मिशन में कितने लोग रहते हैं? क्रिप्स मिशन भारत आता है, क्रिप्स मिशन भारत आता है। एक सेकेंड भी इससे लिखना पड़ेगा। भारत में क्रिप्स मिशन कब आता है? क्रिप्स मिशन आता है भारत। इसमें कितने लोग थे, कितने मेंबर थे? 3 लोग थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, मानवेंद्र नाथ रॉय और स्टेफन क्रिप्स। क्रिप्स अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन रहता है? अध्यक्ष इसके पैथिक लॉरेंस रहते हैं, ये अध्यक्ष रहते थे। इन्होंने बोला था कि हम आपके लिए संविधान बनाकर देंगे। और इसमें और कितनी टोटल सीटें की, जब इन्होंने हमें बोला था तो हमारे पास टोटल सीट कितनी थी? 389। कितनी थी टोटल? 389। ठीक है, जिसमें से 200 मतलब 296 सीट ऐसी थी जो जो मतलब ये क्या बोलते हैं, अंग्रेजों के द्वारा चयनित होते, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ चयनित होते। और 96 ऐसी थी कि जो जब लोकल गवर्नेंस होती है ना, रियासत, देसी रियासत, वहां से चुन के आते, ये अंग्रेजों की तरफ से। और 93 कितनी थी? 93 देसी रियासतें। और एक चीज आप याद रखिए, अभी रिसेंट में एसएससी जीडी में पूछा गया था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय पे हम पहले तो जैसे आजादी से पहले हमारे पास टोटल कितनी सीट थी? तो 389 सीट थी। पर जब आजाद हो गया तो भारत पाकिस्तान अलग हो गया, तो फिर हमारे पास टोटल कितनी बची सीट? तो सिर्फ 299। आजादी के बाद मैं लिख देती हूँ, आजादी के बाद कितनी सीट थी? आजादी के बाद सिर्फ 299 सीट थी। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का मुख्य मसौदा था जिसने संविधान का दस्तावेज मसौदा तैयार, मसौदा मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट है, मतलब ऐसा कि संविधान सभा का डॉक्यूमेंट किसने तैयार किया था? ठीक है, तो संविधान सभा 2 प्रकार के, यहाँ तो यहाँ पास राष्ट्रपति भी होते हैं, तो 2 प्रकार के राष्ट्रपति, 2 प्रकार के, एक जो कानून बनाएगा, और एक जो संविधान बनाएगा। ठीक है, तो कानून वाले के संविधान वाले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके कानून वाले के थे गणेश वासुदेव मवलांकर। ठीक है, ये थे। और ऐसे वाइस प्रेसिडेंट भी अलग अलग, मतलब एच सी मुखर्जी, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एच सी मुखर्जी। मतलब किसी भी उसमें क्षेत्र में 2 बनते थे, एक जो कानून बनाएंगे और एक जो संविधान बनाएंगे। और प्लस कृष्णा, बीटी कृष्णाचारी। ठीक है। और जैसे एक क्वेश्चन है कि संविधान के लेखक कौन है? संविधान के राइटर, कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर, ट्यूशन राइटर, तो ये इसमें 2 होते हैं, एक इंग्लिश से जिन्होंने लिखा था, एक हिंदी।
हिंदी वाले। तो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में लिखा थे प्रेम बिहारी ने। किसने? इसको मैं थोड़े अलग कलर से लिख देती हूँ ताकि ये दिखे। प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी ने की। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी ने। प्रेम बिहारी नारायण। और हिंदी से किसने किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। ठीक है, ये याद रखना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से संविधान सभा का मसौदा था जिसने संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार किया था। तो वसंत के मुंशी नहीं, वसंत कृष्ण वैद्य नहीं, सीएन मुखर्जी। हाँ, ये होगा, कृष्णाचार्य दास मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सरकार के 3 प्रमुख अंग अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये सही है, ये करेक्ट है। शक्तियों के बजाय कार्य का पृथक्करण किया जाता है। शक्तियों के बजाय कार्य का पृथक्करण किया जाता है। हाँ, ये भी सही है। सरकार के सभी अंग स्वतंत्र है। नहीं, ये तो गलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ए एंड बी ओनली। अब इसमें क्या होता है? सरकार जैसे पहली होती है विधायिका। संसद की मतलब सरकार की कितने प्रमुख शाखा है? विधायिका। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? ये कानून बनाती है। इसका काम क्या है? इसका कानून बनाना। सिंपल सा बस इतना, कानून बनाना। ठीक, कानून को इम्प्लीमेंट करना, मतलब कानून बनाना किसका काम है? विधायिका। विधायिका के अंदर कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और जैसे प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, ये सब किसके अंदर आता है? विधायिका के अंदर। और कार्यपालिका के अंदर आता है मतलब जो उस कानून को लागू करेगा, मतलब जैसे राज्य उसका, जैसे कोई केंद्र कोई कानून बना दिया और राज्य उस कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो किसके अंदर आता है? वो आता है कार्यपालिका के अंदर। तो कानून का इम्प्लीमेशन, कानून इम्प्लीमेंट और न्यायपालिका, न्यायपालिका के अंदर आता है कि जो मतलब जो कानून बना है तो उसका सही से पालन हो रहा, कोई उसका मतलब मिस यूज तो नहीं कर रहा है। तो ये देखना, मतलब कानून की देखरेख, एक तरह से ये बोल सकते हैं, कानून की देखरेख कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, मतलब न्यायपालिका। कोई भी सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे सुप्रीम मतलब न्यायपालिका के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज एक मतलब ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड कोई कानून बनाया, ठीक है, तो कानून कौन बनाएगा? ये लोकसभा बनाएगी। लोकसभा से वो बिल कहाँ पारित होगा? वो राज्यसभा में पारित होगा। राज्यसभा ने अगर उसको पास कर दिया तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति साइन कर दिया, वो विधेयक बन गया। एक तरह से वो कानून बन गया। अब उस कानून को स्टेट में भेजेंगे, किसी भी राज्य में भेजेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, अगर हमें पता है कि उसका चार्ज सिर्फ 100 रुपए, अगर वो 150 रुपए, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, तो अगर वो 150 रुपए, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। तो वो जो 150 रुपए ना ले, मतलब एक्स्ट्रा पैसे ना ले, घूसखोरी ना करे, इन सबकी देखरेख कौन करेगा? तो वो काम रहता है न्यायपालिका का। कानून की देखरेख न्यायपालिका का, और बनाना किसका काम है? विधायिका। ये पूछता भी है, कानून कौन बनाता है? विधायिका। इंप्लीमेंट कौन करता है? कार्यपालिका। देखरेख कौन करता है? न्यायपालिका। इसके अंदर रुकिए, एक बार लिख भी देती हूँ। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, पीएम। इसके अंदर आता है सीएम, स्टेट, इसके सुप्रीम कोर्ट, एचसी हाई कोर्ट, डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का गणितीय पूर्वानुमानित सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मतलब ऐसा कि एक तरह से जो सौर मंडल है उसका विकास सबसे पहले किसने बताया था? हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है, हमने बिग बैंग थ्योरी, तो किसने बताया था? सबसे स्पष्ट रूप से, आए तो 4-5 थे, बट सबसे स्पष्ट रूप से मतलब जो ये बताया गया कि ब्रह्मांड कैसे बना है, मतलब ये पृथ्वी कैसे बनी, कैसे सूर्य बना है, तो ये एक तरह से सोलर सिस्टम पूरा कैसे बना, तो ये किस थ्योरी के थ्रू हमें पता चलता है? तो बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। ये देता कौन है? लैपलॉस ने दिया था। ठीक है, कब कब दिया था? 1931 में दिया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि एक बड़ा सा एस्टेरॉइड में बहुत ज्यादा हीट होती है। आपको पता है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन होता है। जब हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाने, इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद बहुत सारे मतलब ऐसे छोटे-छोटे एस्टेरॉइड्स बने। तो कुछ एस्टेरॉइड्स तो खत्म हो गए। यहाँ पे जैसे वायुमंडल होता है, वायुमंडल के प्रेशर के कारण कुछ तो यहाँ खत्म हुआ, कुछ सर्वाइव कर, जो सर्वाइव किया वो आगे गया। आगे जाके धीरे वो भी 2 पार्ट में बनता है। वो भी दो पार्ट में रहता है। 2 पार्ट जैसे एक होता है, फिर वो आगे जाके सूख जाता है, उसको हम श्वेत वामन कहते हैं, और एक होता है डॉर्फ वामन। तो वो आगे जाके डॉर्फ वामन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यही है सबसे पहले। तो सबसे स्पष्ट रूप से किसकी समझ, जॉर्ज लेमाइटर, सॉरी लैपलॉस ने दिया था। ये किसने दिया? जॉर्ज लेमाइटर ने, सॉरी
बिग बैंग थ्योरी किसने दी? जॉर्ज लेमाइटर ने, जॉर्ज लेमाइटर, ठीक है, जॉर्ज लेमाइटर ने दी थी। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, निकोलस कोपर्शियन। अगला क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन उल्टा, कोई नहीं, मैं कुछ और भी इसमें एक्स्ट्रा जैसे जैसे आंतरिक आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, और मतलब चट्टानी ग्रह किसे कहते हैं, और गैसी ग्रह। चट्टानी गैस कौन कौन से हैं इस तले जिसमें चट्टान के पाए जाते हैं? तो ये अंदर वाले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कौन से हैं? ये चट्टानी ग्रह होते हैं, चट्टान के बने होते हैं, चट्टानी ग्रह, ठीक है। ये गैसी ग्रह होते हैं, गैसी होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में ये जो होता है, ये एस्टेरॉइड होता है, मतलब एक तरह से छल्ला, बहुत ज्यादा बल्क में छल्ला है ये एस्टेरॉइड्स है, ठीक है। और इधर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और सूर्य का सबसे पहले चक्कर कौन लगाता है? वो भी बुध करता है। और पृथ्वी और सबसे बाद मतलब सबसे लेट कौन लगाता है? वो वरुण करता है, ठीक है। और क्या बता सकती हूँ, हाँ, जैसे अब जब ये एस्टेरॉइड, अब ये मंगल, और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मंगल है। और जैसे ये जो एस्टेरॉइड्स है, जब कभी ये टूट के मतलब जैसे ये ऐसे ऐसे इनमें इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो कभी कभी फोर्स इधर ज्यादा लग गया, तो जब ये अंदर की तरफ गिरते हैं, उसी को हम कहते हैं कि वो है उल्का। नहीं, आपने सुना है कि वो पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने वाला है, एस्टेरॉइड्स को ही उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। तो बहुत समय पहले, जैसे बहुत समय, जो बिग बैंग थ्योरी भी कैसे आई, बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी पर आ गया था, जो जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, तभी फिर सब चीजें समाप्त हो गई, ये वो ऐसा करके, ठीक है। तो वही बोलता है कि जब अंदर आता है, तो अब मतलब पृथ्वी पर आता है, तो धीरे धीरे वो तो पहले जलता है, फिर जो पृथ्वी में अलग अलग और तेज वायुमंडल लगता है, घर्षण के कारण वो जलने लगता है, जलने के कारण वो पृथ्वी पर गिरता है। आपको पता है महाराष्ट्र में बहुत पहले, बहुत आज से कम मतलब 200-300 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। तो लोनार झील एस्टेरॉइड से बनी हुई ही झील है। आप बोलो तो मैं इसको लिख देती हूँ। जो महाराष्ट्र की लोनार झील है, लोनार झील एस्टेरॉइड से बनी हुई झील है, समझ गए ना? महाराष्ट्र में लोनार झील है, ठीक है। बाकी ये आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच को क्या कहा जाता है? आर्कटिक ध्रुव और उत्तरी बीच के, ठीक है, कोई नहीं। तो उष्ण कटिबंधी, पहले तो इसका मैं बताती हूँ आर्कटिक क्या होता है। ये हमारा गोलार्ध है, ठीक है, ये भी एक गोलार्ध है। इसको तो एक ये है अक्षांश, ये है देशांतर, ठीक है। ये देशांतर रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या, इनकी टोटल नंबर कितने होते हैं? अक्षांशों की टोटल नंबर 181 होती है। और देशांतर की देशांतर की टोटल संख्या कितनी होती है? 181 होती है। और देशांतर की टोटल संख्या कितनी होती है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बाकी जैसे इनका जो ये लाइनें हैं, तो वो ये ध्रुवों पर, यहाँ पर सबसे ज्यादा चुंबकीय बल सबसे ज्यादा यहाँ पास होता है। और ऐसे ही इन दोनों के बीच का जो ये जो गैप है, ये हर जगह पे समान रहता है, बस ये गैप समान रहता है, बस जो ये लाइनें हैं ये कम हो जाती है, जो लाइनें हैं ये कम हो जाती है, बाकी इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये समान रहता है, ठीक है। और बाकी आप ये जो बीचों बीच जाते हैं उसे 0 डिग्री कहते हैं। इधर आई तो भी ना, मतलब एक ऐसे होता है, ऐसे ये 0 डिग्री ऐसे, ये 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से इधर, फिर 90 डिग्री से इधर, मतलब इधर लेफ्ट, इधर राइट, फिर इधर राइट, फिर इधर उत्तर। इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और हाँ, तो ये वाला जो भी ये होता है, जैसे तो एक इधर होता है, एक इधर, तो इधर 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब। तो जो इसके बीच वाले तो हमें जो इसका बीच वाला ये जगह रहता है, इसको हम बोलते हैं डोलड्रम। तो आपको पता है, जैसे क्या बोलते, सूर्य भी हमारा जो सूर्य हमारा चलता है, तो बस इसी के बीच में चलता रहता है, इतने ही के ही बीच में सूर्य हमारा इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर जब इधर जाता है तो इधर 6 महीने दिन, इधर फिर आपने सुना ना उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात, वो सिर्फ इसी का। जैसे सूर्य जब इधर आ गया, इधर इधर ये बहुत दूर हो गया, इधर किरणें नहीं पड़ रही, मतलब रेज नहीं पड़ रही, इसीलिए इधर रात है, ऐसे इधर चला गया। और बाकी ये बीच में पूरा इधर ही में पूरे देश, ज्यादातर सारे देश रहते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो क्या पूछ रहा है, तो जो चक्रवात आते हैं, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? डोल ड्रम बोलते हैं, पता है? इस जगह को डोल ड्रम
डोलड्रम कहते हैं, ठीक है। सारे चक्रवात, भूकंप ज्यादातर इस सिस्टम, क्यों? क्योंकि यहाँ पास लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर का रीजन इधर से ये है हाई प्रेशर से यहाँ पास लो प्रेशर, तो हमें हवाएं जो होती है वो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर चलती है, इसीलिए ज्यादातर जो मतलब चक्रवात आए, भूकंप आए, भूकंप तो नहीं बोल सकते, चक्रवात हमेशा साइक्लोन कहाँ आते हैं? इसी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में होता है। बाकी इनके टोटल नंबर कितने? 181 देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसी में एक होता है जहाँ 86.5 डिग्री इसी देशांतर में होता है, देशांतर में ही 86.5 डिग्री वहां से निकलती है हमारी टाइम रेखा, समय रेखा वहां से निकलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुवों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधी, शीत कटिबंध, उष्ण शीतोपोष्ण, पता दक्षिण नहीं, शीत, उत्तरी ध्रुव को शीत कटिबंध, ठीक है। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में नव पाषाणकार और मध्य पाषाणकार चरणों के बीच ओवरलैप में सबसे पहले लोहे की वस्तुएं दिखाई दी थी? मतलब जो लौ युगिन है, ठीक है। सबसे पहले युग कितने होते हैं? युग होता है तीन होता है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण युग, कांस्य युग, आयरन युग। पाषाण युग और कांस्य युग, सॉरी एक सेकेंड, कांस्य युग और ये है आयरन युग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयरन युग। अब ये पाषाण युग कितने टाइप में होता है? ये 3 टाइप में होता है, ठीक है। 1 2 3। ये कौन कौन सा? पूरा पाषाण, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। इसका टाइमिंग होता है पूरा पाषाण का 2500 से लेके 1700, 1700 से 600, 25,000 से लेके 1700 तक, और 1700 से 1500 तक, और इसका होता है 1500 से 600 तक, सॉरी 15,000 से मतलब 600 BC तक, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछे? भारत के किस भाग में नव पाषाणकार और महापाषाण चरणों के बीच ओवरलैप में सबसे पहले लोहे की वस्तु दिखाई देती? दक्षिण भारत में नहीं, उत्तरी पूर्व भारत में नहीं, उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण पश्चिम भारत में नहीं, दक्षिणी भारत में सबसे पहले लोह यहाँ कहाँ पाया जाता है? जब हमारा आपको पता है कि जैसे हमारा मैप क्या है, ऐसा है ना मैप, सॉरी एक सेकंड, हमारा मैप ऐसा है, ऐसा ये ऐसे करके, तो सबसे पहले यहाँ लौ की मतलब खदानें थी, यहाँ थी, तो ये साउथ वाला ईस्ट हुआ, तो कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले दक्षिण भारत में पाया गया था। यहाँ कांस्य पाया गया था, सबसे पहले कांस्य, ब्रॉन्ज सबसे पहले यहीं पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लौ युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बड़े शहरों की स्थापना बड़े पैमाने पर अधिशेष के आधार पर हुई। इस युग में जुड़ा चीनी मिट्टी का बर्तन चित्रप्रेव ग्रेव वेयर था। लौ युग के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। नहीं, तीसरा तो सीधा, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कांस्य युगीन, मतलब कैसे सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी गलत है। इस युग से जुड़ा चीनी मिट्टी का बर्तन चित्रप्रेव, हाँ ये सही है। जैसे ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो डायग्राम बने इसी को बोलते हैं। जैसे बहुत पुराने जमाने में आप कोई घर देखो या फिर बर्तन देखो, तो हर बर्तन में, हर घर में एक अलग से, जैसे आजकल हम इसको बोलते हैं बिहार की भाषा में, जैसे आज आप लोग हाथ में टैटू वगैरह करवाते हो ना, तो आजकल नई चीजें हैं, बाकी पहले ना अलग से कुछ ऐसे आकृति बनाई जाती थी, तो हर जैसे बर्तन में है, घरों में, उसी को बोल रहा है कि इसको क्या, इसे चिपरीत वेयर था, हाँ ये सही है। और बाकी बड़े शहरों की स्थापना बड़े पैमाने पर अभिशेष के आधार पर हुई थी, तो ये भी सही है। तो केवल ए दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, बाकी ये पूरा पाषाण काल कितने टाइप का था? पूरा पाषाण के अंदर क्या क्या हुआ था? ये सारी चीजें धर्म, समाज, कला और आर्थिक, ये चीजें मैंने एक्स्ट्रा से ऐड ऑन कर दिया, आप लोग इसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं है। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी? अब आपको पता होगा, जब हमारे देश में किसने, तुर्कियों ने आक्रमण किया था, तुर्कियों में आक्रमण के बाद सबसे पहले तराइन का पहला युद्ध होता है। तो तराइन के युद्ध के बाद, तराइन के युद्ध सबसे पहले किसके किसके बीच में होता है? 1191 में होता है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। इसके बाद 1900 इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। 1992 दोबारा से होती तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज की हार होती है। और 1194 में होता है चंदावर का युद्ध, ठीक है। इसमें भी मतलब मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाता है। इसके बाद उसका एक सेवक था, वही कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उसको यहीं उसकी शादी अपनी बेटी से कर देता है, और उसको यहाँ का राज्यपाट मतलब भारत का सौंप के वो खुद से दोबारा से लौट जाता है। इसके बाद यहीं से उत्पन्न होता है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे? दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित में से, तो फिर गुलाब खिले तो सांस लोग, पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और बस यही 4 होते हैं।
गुलाब खिले तो तुगलक वंश, मतलब एक सेकंड में इसको लिख ही देती हूँ। गुलाब खिलजी तुगलक सैयद लोदी। कौन सा वंश? यहाँ पास लोदी, सबसे लास्ट वाला। ये फिर लोदी को ही हरा के बाबर आता है, और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? बाबर। तो बाबर किसको हराता है? तो लोदी वंश को में ही बहलोल लोदी को हराता है। ठीक है, तो गुलाम वंश का इस संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन क्या पूछा? दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित में से किस राजवंश ने आगरा स्थान की? लोदी वंश नहीं, खिलजी वंश नहीं, सैयद वंश नहीं, तुगलक वंश नहीं, नहीं तो इसने लोदी वंश ने की थी आगरा। कि लोदी वंश के बाद ही बाबर आता है। बाबर आगरा में ही, आपको पता है आगरा का जैसे फोर्ट, मतलब आगरा का किला और आगरा का ताजमहल, दोनों गुलाम मतलब सॉरी मतलब बाबर नहीं बनवाता, मतलब एक तरह से कौन सा वंश था? अकबर बनवाता है। इसके बाद मतलब मुगल सल्तनत की ही आगरा और इधर फतेहपुर सीकरी, यहाँ पर जितनी भी चीजें कौन बनवाते हैं? तो वो सारे मुगल ही बनवाते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछे आगरा की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश, जो लास्ट लोदी था, लोदी के बाद बाबर आता है, तो किसने की थी? लोदी, बहलोल लोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संबंध में चालीसा का प्रमुख क्या आता है? अब जैसे मैंने अभी बताया, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक में ही आता है मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आता है, उसके बाद रजिया सुल्तान आती है, रजिया सुल्तान का इल्तुतमिश आती है। इल्तुतमिश का दामाद कौन था? ये बलबन। बलबन। तो क्या चालीसा समूह क्या था? मतलब ये पूछा है, बाकी खत्म चालीसा समूह को समाप्त कौन करता है? तो ये बलबन करता है, चालीसा समाप्त। तथा ये सिजदा और पैबोस की शुरुआत करता है, सिजदा और पैबोस की शुरुआत करता है। तो क्वेश्चन पूछा, मतलब इनका काम क्या था 40 समूहों का? मतलब ऐसा कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है तो ज्यादा कोई अच्छा राजा नहीं बचता है, तो 40 लोगों का एक दल होता है, अगला राजा किसको चुनना है या फिर कहाँ मतलब ऐसे आक्रमण करना है, कोई बड़ी चीजें हमें करनी है, तो वो 40 जो लोग मिल के काम करते थे, उनका ये काम था। तो ये ज्यादातर इल्तुतमिश के सशक्तिकरण गुलाम थे, जिन्होंने सुल्तान रजिया की हत्या के बाद अरंतल के सत्ता को संभाली थी। करेक्ट। वे 40 सैन्य तीरंदाज है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में अपनी बहादुरी से खुद को प्रतिष्ठित किया। नहीं, इसके बाद वे चालीसा बंजारा नेता थे जिन्होंने, अरे ये भी फर्जी है। ये चालीसा के राजपूत सरदार, अरे ये भी फर्जी है। अच्छा, ये यहाँ पर सरदार कहाँ गए? ये तो ऑलरेडी मुसलमान थे, मतलब एक तरह से, तो ए नंबर होगा, इसका आंसर ए होगा। मतलब एक तरह से काम क्या होता है? देखो ये क्या बोल रहा है, इल्तुतमिश के सशक्तिकरण। भाई इल्तुतमिश मर गया, उसके बाद में बताइए ना, राजा अच्छे से होते थे, इन्हीं के कारण ही जो भी राजा आते थे, तो मतलब एक तरह से नाम उनके लिए उनको बैठा देता, बाकी काम सारा यही लोग करते थे। ये बाकी दिल्ली सल्तनत में सब जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभार, कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। वो बाकी मतलब 2 मंजिला इसने बनवा दिया था, फिर बाद में मतलब मोहम्मद गौरी इसको पूरी करवाती, क्योंकि ये मर जाता है। और प्रमुख जैसे गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये इसका समय काल लिखा है। और एक वहीं पास है लोदी, जहाँ ये आप जाओगे ना, ये कुतुब मीनार है, उसी के अपोजिट में ही लोदी गार्डन। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, ये फेमस राजा हैं। जैसे गुलाम वंश का सबसे फेमस राजा को कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश था। इसके बाद इल्तुतमिश, इसके बाद खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी, और इसके बाद तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे आपने सुना होगा, ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला सबसे पहला राजा कौन सा था? यही थे, मोहम्मद बिन तुगलक। और सिकंदर लोदी। और मोहम्मद बिन तुगलक को उसके बाजारों के नियंत्रण के लिए बहुत अच्छे से, मतलब ये बाजार पर नियंत्रण इसका बहुत अच्छे से, इस चीज के लिए इसको बहुत जाना जाता है। घोड़ा दागने की शुरुआत भी इसी के समय होती है, अलाउद्दीन खिलजी के समय। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.